चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मगध के विस्तार में ही तीसरे क्लास की ओर अग्रसर हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश और मगध का उत्कर्ष। ये तीन टॉपिक आज हम लोग जो है समाप्त करेंगे यहाँ पे। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग सीधा सीधा देखते हैं कि थोड़ा सा बैक चलते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें हैं उसमें। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं और इस पे आऊं, एक मिनट। ये देखिए, हम लोग थोड़ा सा बैक ले लेते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो है जो लय है वो बरकरार रहेगा। इसलिए हम लोग जो है मगध का विस्तार जब पढ़ रहे थे, ठीक है, मगध का जो विस्तार पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले पढ़ा था वृहदत वंश। ठीक है, वृहदत वंश। ये इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि आपको बार बार एक ही चीजें अगर ध्यान में देखते हैं, बार बार देखते हैं, रिपीट क्लास जो होती है तो उसमें क्या होता है, आपको याद हो जाता है। पहले वृहदत वंश, फिर जो है प्रद्योत वंश देखा था हम लोगों ने। ठीक है, आपका प्रद्योत वंश फिर आते थे हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक, यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब इसी में सभी राजाओं को हमने भी पढ़ा था। ठीक, इसके बाद आएगा शिशुनाग वंश, ये भी आप जान रहे हैं। शिशुनाग वंश, ठीक, जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा। ठीक है, ये सीरीज तो आपको याद करना ही करना है, नंद वंश और इसके बाद आएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। तो आज हम लोग जो है इस पे पहले चर्चा करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो सीधा सीधा हम लोग जो है टॉपिक पे ही चलते हैं, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की नींव कैसे पड़ी, अगर इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं तो जब जो है आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कहीं नागदशक लिखा मिलेगा, कहीं नागदर्शक मिलेगा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, तो नागदशक को पदच्युत करके शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। कौन पदच्युत करता है? इसको पदच्युत करने के लिए आते हैं शिशुनाग, इनको पदच्युत कर देते हैं। ठीक है, शिशुनाग द्वारा पदच्युत कर दिया जाता है। ठीक है, पदच्युत। जब इनको हटा दिया जाता है, एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब उदाइन उदाइन तक तो ठीक था, कुछ हद तक जो है मगध साम्राज्य स्टेब्लिश था, बट उसके बाद जो राजा आए छोटे छोटे काल के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सत्ता पे ध्यान नहीं दिया, अपने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान नहीं दिया, अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश करने पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू किया। ठीक है, उनको राजपाट से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक नहीं थे, सीधा कहना अगर चाहें तो महत्वाकांक्षी शासक नहीं थे, योग्य शासक नहीं थे, अकुशल शासक थे। इनके कारण क्या हुआ कि अवंती
ये जो है अवंती, ठीक, अवंती जो है मगध पे अटैक की योजना बनाने लगी। अब डर लगने लगा कि मगध चला जाएगा, ठीक, चला जाएगा। तो फिर ये आए शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक को हटाया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गए। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि शिशुनाग क्या कहना चाह रहा है। शिशुनाग बहुत ही योग्य, कुशल और जो है महत्वाकांक्षी शासक था। अगर उनकी बात मैं करूं कि शिशुनाग ने क्या क्या किया, तो नागदशक को पदच्युत करने के बाद, नागदशक को पदच्युत करने के बाद जो है उसने सबसे पहला काम क्या किया, अवंती राज्य का विजय, अवंती राज्य को विजित किया। क्या किया, अवंती राज्य को विजित किया। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे इनके शिशुनाग, इनको विजित किया। उसके बाद सत्ता को इस्टेब्लिश करने में अपना समय व्यतीत किया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अवंती इनका महत्वपूर्ण जो है अभियान था, ठीक है, ये महत्वपूर्ण अभियान था, सबसे महत्वपूर्ण यही रहा। महत्वपूर्ण अभियान था ये। इसके बाद ये जो है सिर्फ अवंती को ही नहीं, विदेह हो गया, कौशल हो गया, इनको भी अपने अंदर लेकर के आ गए। किनको किनको, कौशल और वत्स, ठीक है, कौशल और वत्स। ये जो दो है महाजनपद, इनको भी इन्होंने मगध में मिला। हम लोग जब मगध के विस्तार में पहला टॉपिक जब पढ़े थे, तो कैसे कैसे कौन से शासक आए और किन्होंने किनको मगध में मिलाया, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है। अगर उनको देखेंगे, हम लास्ट में देख लेंगे एक बार, आपको वो भी चीजें फिर से रिपीट करा दूंगा। इन्होंने इनका महत्वपूर्ण अभियान क्या था, अवंती को विजित किया। उसके बाद कौशल और वत्स को मगध में मिलाया, इन पे भी अधिकार किया। ये कार्य तो इनके अच्छे थे, यहां तक इन्होंने ये चीज किया। लेकिन जैसे ही जो है इन्होंने ये सारे काम करने के बाद, उनको जब अवंती राय से अटैक की, लग रहा था कि आक्रमण हो जाएगा, तो उन्होंने एक कार्य और किया था। आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या राजगृह हमेशा राजधानी रही मगध की? तो नहीं। तो ये वही शिशुनाग हैं, ये वही शिशुनाग हैं। इनका जो कार्य है शिशुनाग का, इन्होंने पाटलिपुत्र को उसी समय राजधानी बनाया था। इसको, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र को अस्थायी रूप से राजधानी बनाया था इन्होंने, ठीक है। क्या किया था? पाटलिपुत्र को पुनः मगध की अस्थायी राजधानी बना दी। ये काम किसका था बताइए? ये शिशुनाग। दो राजा आते हैं, ठीक। पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी बनाया। इनमें इनका भी हाथ था। किनका? कालाशोक। अगर प्रॉपर रूप में पूछा जाए, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो सबसे पहली चीजें ये आती है, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? उदयन जब पाटलिपुत्र की राजधानी अस्थायी बनाए थे, ठीक, वहां से बढ़ ही रहा था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद जैसे ही शिशुनाग आते हैं, जैसे ही शिशुनाग आते हैं, ठीक, जैसे ही शिशुनाग आते हैं, तो शिशुनाग को डर क्या है? अवंती से अटैक होगा।
तो इन्होंने सोचा ये देखिए, ये गंगा नदी बह रही है, ठीक, पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक। अब जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र है, यहाँ पे पाटलिपुत्र है। इनको तो राजधानी उदयनी ही बना दिया था, इनको राजधानी उदयनी ही बना दिया था। जैसे ही शिशुनाग आते हैं, अवंती से अटैक की संभावना होती है, आक्रमण की संभावना होती है, तो ये सबसे पहले इस पार चल जाते हैं, वैशाली, और वैशाली को अस्थाई राजधानी बना, अस्थाई राजधानी बना देते हैं, ठीक। क्या करते हैं? वैशाली को अस्थाई राजधानी बना देते हैं। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं कालाशोक या काकवर्ण। कौन? कालाशोक या काकवर्ण। इनके कौन होते हैं उत्तराधिकारी? इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी आते हैं कालाशोक। कालाशोक या इन्हीं को काकवर्ण भी कहते हैं, ठीक है, काकवर्ण। जब ये कालाशोक आते हैं तो राजधानी की अगर बात करें तो ये पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाते हैं, वैशाली से ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही कालाशोक आते हैं, पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाते हैं और जो है ये चीजें करते हैं। ये इनका कार्य हो गया। अगर मैं दो ही चीजें कहूं कि कालाशोक ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं था, ठीक है। कालाशोक एक्चुअली रह नहीं पाए थे अस्थायी रूप से बहुत ज्यादा दिनों तक राजा। तो उनमें दिक्कत क्या हुई थी? कालाशोक ने राजधानी तो पाटलिपुत्र को कर दिया, ठीक है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी तो अस्थायी बना दी, लेकिन इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण और कार्य भी हुए थे। इनके कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इनको बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति। और ये कौन सी थी? ये द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगीति। इसको कहाँ करवाया था? इसको करवाया था वैशाली में, क्योंकि उस समय यही राजधानी थी। बाद में इन्होंने चेंज किया, ठीक है। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। किसने? कालाशोक। इनका यहाँ तक आता है। इनके बाद क्या होता है कि अगर मैं देखूं तो जो है हर्षचरित एक पुस्तक है जिसको बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। हर्षचरित, हर्षचरित जिसके लेखक बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट, ठीक है। इनमें लिखा हुआ है कि कालाशोक घूम रहे थे पाटलिपुत्र में, ठीक है। महापद्मनंद के मंत्री थे, ठीक है। महापद्मनंद के नाम के व्यक्ति ने इन्हें चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। इनकी? कालाशोक। कालाशोक की हत्या किसने कर दी? महापद्म, ठीक। महापद्मनंद द्वारा चाकू मारकर हत्या, ठीक है। तो कालाशोक की हत्या हो गई। लेकिन इसके बाद भी तुरंत जो है ये गद्दी पे नहीं बैठ पाए, ठीक। तुरंत ये गद्दी पे नहीं बैठ पाए। इनके 10 पुत्र थे जिन्होंने लगभग 22 वर्षों तक, लगभग 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसके बाद जो है महापद्मनंद जो है गद्दी पर बैठते हैं, मगध की गद्दी पे, और महापद्म
नंद द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, किनके द्वारा? महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। अब हम लोग चलते हैं नंद वंश। नंद वंश संस्थापक कौन हो गए इसके? महापद्म नंद। महापद्म नंद ये कौन है? संस्थापक है। संस्थापक है, ठीक। और ये महापद्म नंद जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी कुशल योगी शासक। इन्होंने जो है एक राट की उपाधि ली। किसकी? एक राट की उपाधि ली। साथ ही इन्हें पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया। सर्व छत्रांतक कहने का अर्थ कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसलिए सर्व छत्रांतक उपाधि ने दी। कहाँ लिखा गया है? ये पुराणों में लिखा गया है। इन सब चीजों को आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, महापद्मनंद का प्रमुख अभियान जो है, महापद्मनंद का प्रमुख अभियान की बात करें तो ये गए थे कलिंग पे विजय करने के लिए। ठीक है, कलिंग पर विजय, और कलिंग पे विजय इन्होंने किया भी। कलिंग पर इन्होंने विजय किया भी। कलिंग पर जब विजय करने गए तो कलिंग पे विजय करने के ऊपर विजय स्मारक के रूप में, विजय स्मारक के रूप में ये जिनकी मूर्तियों को साथ लाए, जिनकी मूर्ति को साथ ले आए, साथ लाए। कौन लेके आ रहे हैं? महापद्म। कहां से ले आ रहे हैं? कलिंग से। ठीक, कलिंग को विजित किया, उसके बाद वहां से स्मारक के रूप में जिनकी मूर्ति को अपने साथ लेके आ गए। इसके अलावा सिर्फ इससे क्या पता चलता है? इससे एक चीज और पता चलता है। आप लोग जो है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा अपने माइंड को खोल के रखें। सोचने की शक्ति जो है एकाग्रचित होनी चाहिए ताकि आपकी सोचने की शक्ति बढ़े। तो इससे क्या चीज पता चलेगा? जिन की मूर्ति। जिन की मूर्ति का मतलब क्या है? जैन से संबंधित मूर्ति। ठीक, जैन धर्म से संबंधित मूर्ति। जिन की मूर्ति तो वही है। तो इससे पता चलता है कि नंद वंश जो है, नंद वंश के सभी राजा संभवतः इनसे थे जैन मतावलंबी थे। जैन मतावलंबी थे। ठीक है, जैन मता। यहां से लेकर के चले। अगर महापद्मनंद की मैं बात करूं और थोड़े से आगे बात करूं तो महापद्मनंद अगर जो है उत्पत्ति देखा जाए तो इन्हें बोला जाता है निम्न कुल का। कौन? महापद्मनंद जो है निम्न कुल के हैं। निम्न कुल में भी कौन? नाई कुल के हैं। ठीक, इसी कारण से ये जो है क्षत्रियों के विरोध में भी रहते हैं। ठीक, क्योंकि वो देखते हैं कि पहले जो है सभी क्षत्रिय राजा होते थे, अब ये बने हैं तो वो जो है क्षत्रियों का नाश करते हैं, सभी को जीतते जाते हैं। इसीलिए पुराणों में इन्हें कहा गया है, ना कि जो है महाबोधि वंश या फिर जैन ग्रंथ में इन्हें नहीं कहा गया है। कहाँ कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि जो विरोध में रहेगा वही विरोध की बातें करेगा। ठीक है, सर्व छत्रांतक अगर दिया गया उपाधि तो वो विरोध में आकर के ही दिया गया है। ठीक है, पुराणों में कहा गया। पुराणों में क्या है? सनातन का पुराण है, हिंदू धर्म का पुराण है, ना बौद्ध है ना जैन है। ठीक है, तो वो क्यों देंगे? बौद्ध और जैन क्यों देंगे? जैन तो है ही, तो जैन क्यों उनको जो है दिखाएंगे कि ये जो है निकृष्ट शासक हैं जो है, और जो है उनको जो है सर्व छत्रांतक बोला जाए, यानी सभी शक्तियों का नाश करता है, यानी कि एक जाति को पूरा नाश किया जा रहा है, उन पे विजित किया जा रहा है। तो इस तरह की जो है वो नहीं बोलेंगे। ये कौन बोलेंगे? जिनका नाश हो रहा है।
ठीक है, जिनका नाश हो रहा है वही बोलेंगे, इसीलिए पुराणों में वो चीजें मिलती है, ना कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलती है। तो दोनों चीजें जो है आप जब कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो सारी चीजें खुल के आती हैं आपके सामने कि रियल में हुआ क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया है किस बुक में। अब जैसे कि मैंने बोला कि बौद्ध जो है, बौद्ध मतानुयायी या बौद्ध मत वाले हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं, जबकि जैन धर्म वाले इससे सहमत नहीं है। उनके पीछे भी रीजन है, उनके पीछे क्या रीजन है ये भी देखेंगे। उनके पीछे भी यही रीजन है, धर्म का ही रीजन है। आज तक जो है ये चलते आ रहा है, आज भी देखते हैं धर्म की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व लेवल पे भी अभी भी देखिए इजराइल और गाजा की जो लड़ाई चल रही है उसमें भी जो है धर्म को लाया जा रहा है बीच में। भले आतंकवाद हो या क्या हो, लेकिन धर्म को बीच में लाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी, उसके आधार पे ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं रियल में कि क्या चीज होता है। ठीक है, नंद वंश का जो है अंतिम शासक अगर मैं बात करूं तो वो धनानंद है या घनानंद है। लेकिन सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं मगध का विस्तार, ठीक है, तो एकदम चरम सीमा पे अगर मौर्य वंश के आने से पहले, मौर्य वंश के आने से पहले सबसे ज्यादा किसने किया है? महापद्मनंद ने, महापद्मनंद ने किया है। जब ये थे सत्ता में, जब ये राजगद्दी पे बैठे थे, तो इनके साम्राज्य का विस्तार गंगा घाटी को लांघते हुए, विंध्य पर्वत को पार करते हुए, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक तक जा पहुंचा था। मगध का साम्राज्य विस्तार जो था, ठीक, मगध का साम्राज्य विस्तार उत्तरी कर्नाटक तक चला गया था। उत्तरी कर्नाटक तक पहुंच गया था अगर मैं इनकी बात करूं तो। इसके बाद जो है महापद्मनंद के बाद और भी राजा हो गए। ठीक, बहुत ज्यादा डीप में अगर जाएंगे तो आप उलझ के रह जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो जाइएगा गूगल पे, इनको निकालिएगा, सारे राजाओं के नाम आ जाएंगे। लेकिन उतना यहाँ करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ करूंगा तो पता चलेगा कि एक ही लेक्चर में जो है नंद वंश में ही पूरा का पूरा चला गया। तो हमें आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी सारे टॉपिक को भी कवर करना है एक सीमित समय में। इनके बाद जो है इनके अंतिम राजा धनानंद, जो क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के इंपॉर्टेंट से जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान में रख के पढ़ा जाता है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम निकालना है, तो उसके हिसाब से पढ़ना है। इसके बाद इनके अंतिम राजा जो है धनानंद होते हैं। धनानंद जब धनानंद जो है नंद वंश का, ये कौन है? नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन? धनानंद है। धनानंद जो है बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन ये क्या है? क्रूर है, क्रूर शासक है। साथ ही प्रजा में अलोकप्रिय है। प्रजा में अलोकप्रिय है। जब जो है कोई भी शासक, आपके पास अगर शक्ति है तो अगर उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, आपके पास समृद्धि है, अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आपका पतन निश्चित है, फिर आपका पतन निश्चित है। तो धनानंद जो है विलासितापूर्ण जीवन जीते ही हैं, साथ में शक्तिशाली हैं ही, क्रूर शासक हैं, इसी कारण से प्रजा में अलोकप्रिय भी है। ठीक है, इन्हीं के समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य,
को जो है आगे बढ़ाते हैं कौन? कौटिल्य या चाणक्य। आपने नाम सुना ही होगा, चाणक्य नीति सभी लोग देखते हैं, सुनते रहते हैं। तो चाणक्य क्यों ये क्या करते हैं? चाणक्य की अवहेलना करते हैं बड़ी दरबार में। चाणक्य की भरी दरबार में अवहेलना करते हैं। और जो है ये उसी समय शपथ लेते हैं और अपनी चोटी को खोलते हैं चाणक्य, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे वंश का नाश करूंगा और तुमसे तुम्हारा साम्राज्य छीनूंगा। तो ये जो है चाणक्य चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा देते हैं। कहाँ पे? तो तक्षशिला में। ठीक। उसके बाद चंद्रगुप्त को तैयार करके लाते हैं। फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को गद्दी से उतार करके अपने बैठते हैं और मरुवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी होती है। लेकिन ऐसा हुआ है क्यों? आखिर चाणक्य इनके दरबार में क्यों आए तक्षशिला से पाटलिपुत्र, और जो है उनकी अवहेलना की गई? अवहेलना तो की गई, तो उसके पीछे ये है, विलासितापूर्ण जीवन है, क्रूर शासक है, वो किसी की सुन नहीं रहा है, अपने मन की किया जा रहा है। लेकिन चाणक्य क्यों आया पाटलिपुत्र? इसके पीछे भी तो रीजन होगा कि चाणक्य क्यों आया। तो इसके पीछे रीजन है कि जब धनानंद पाटलिपुत्र का शासक था, जब जो है धनानंद पाटलिपुत्र का शासक था, तो इन्हीं के समकालीन आप नाम सुने होंगे महान सिकंदर। ठीक है, महान सिकंदर ये जो है पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये भी सपना लेके चले थे, पूरे संसार में हम विजय हासिल करेंगे, विश्व विजेता बनेंगे। सिकंदर भी विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा, बट वो पूरा नहीं हो पाया। उनके पीछे ये खड़े थे उनको जो है कुचलने के लिए। शक्तिशाली थे, कमजोर शासक तो थे नहीं, शक्तिशाली थे। इनके दर से तो इनका पूरा हुआ नहीं। हाँ, बशर्ते जो आक्रमण का डर था वो जो होते हुए आ रहा था, उन्होंने अरब को जीता। उन्होंने जो है पूरा जो है, अगर देखें मिडिल ईस्ट तक खींचते हुए ये भारत की धरती पे आप पहुंचे थे पश्चिम से। तक्षशिला को जीत लिया उन्होंने, उन्होंने पौरव साम्राज्य को जीत लिया। तो देखते हुए जब आ रहे थे, उधर से बढ़ते हुए आ रहे थे, तो ये बात जो है चाणक्य को पता थी कि एक दिन जो है वो भारत को भी जीत। तो चाणक्य इसी बात को लेकर के इनके दरबार में आए थे। किनके दरबार में? धनानंद के दरबार। क्या आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? वहां देखिए पश्चिमी सीमा जो है असुरक्षित हो चुकी है। चाणक्य क्या कहता है? पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो चुकी है। तो ये जो है गर्व से मशहूर थे। ये कह रहे हैं अरे हमारे रहते पश्चिमी सीमा के कोई सीमा जो है असुरक्षित नहीं है, हम जाएंगे और कुचल देंगे। और हुआ भी यही। ये कह रहे थे तो हुआ भी यही। कुचल तो नहीं पाए, वो आए ही नहीं। जब जो है सिकंदर आक्रमण करते हुए, सबको जीतते हुए, पोरस को भी जीतते हुए, पोरस को जीतते हुए जब वितस्ता नदी झेलम के पास पहुंचे और इनकी सेना को देखा, इनकी सेना को देखा, इनके बारे में सुना, तो सिकंदर के जो सैनिक थे, सिकंदर के सैनिक जो थे, वो झेलम नदी को पार करने से इनकार कर। एक तो लंबी दूरी से चलते हुए आ रहे थे, लंबा अभियान था, अभियान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक जीता तो उसके बाद दूसरा जीतेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा जीतेगा। उनमें यहाँ पे जो है पुरुष और महिलाएं दोनों ने अपनी शौर्य का जो है परिचय दिया था। और इसके कारण सिकंदर जो है इन्हें राज्य भी वापस किए थे। इनमें सभी जो है पुरुष और स्त्री, बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था पुरुष राज्य को जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस भी किए। लेकिन इसी डर से जब ये यहाँ पे आए पाटलिपुत्र, कौन? चाणक्य। तो धनानंद ने उनकी अवहेलना की,
इसी कारण से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक योग्य शासक के काबिल बनाया और जो है इनको गद्दी पे बिठाने में सफल रहा। जैसे ही ये गद्दी पे बैठते हैं, ठीक, और तो फिर ये क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना होती है किसमें, मगध साम्राज्य में। ये है इनकी पुराण। ठीक है, मौर्य वंश को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मगध के उत्कर्ष के कारण जान लें कि मगध में ऐसी क्या घटना घटी कि मगध ही जो है आगे बढ़ा और जो है महाजनपद पीछे रह गए। तो मगध के उत्कर्ष के कारण, अगला टॉपिक है हमारा मगध के उत्कर्ष के कारण। क्या कारण है मगध के उत्कर्ष की? इसको अगर देखें तो सबसे पहला चीज, यहां लोहे की अनेक खानें प्राप्त होती है। लोहे की अनेक खानें थी। लोहे की उपलब्धता के कारण, लोहे की प्रचुर उपलब्धता है। यहाँ पे अनेक खाने हैं, इसका मतलब यही है कि प्रचुर उपलब्धता है। प्रचुर उपलब्धता है। लोहे की प्रचुर उपलब्धता के कारण क्या हो रहा है, अच्छे औजार बन रहे हैं, अच्छे हथियार बन रहे हैं। ठीक है, जिनसे जो है युद्ध लड़ी जाएगी और जो है साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा। एक तो ये चीजें हुई। अच्छे शस्त्र का निर्माण में सहायक है। अच्छे अस्त्र शस्त्र के निर्माण में सहायक है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा अगर पॉइंट करूं यहीं पे, एक तो हो गई लोहे की खाने, प्रचुर लोहे की उपलब्धता है प्रचुर मात्रा में। दूसरा मध्य गंगे घाटी है। मध्य गंगे घाटी है, प्रॉपर मैदानी भाग है। मैदान कैसा है, उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान है। इससे क्या होगा, फसल की उत्पादकता अधिक होगी। तो अधिक की फसल है, अधिक की फसल, अधिक की फसल होने से क्या हुआ, किसानों पे दबाव कम हुआ। यानी कि कुछ जनसंख्या जो है बच गए जो अन्य काम पे जाएंगे। अन्य काम पे जाएंगे तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, जब किसानों पे बोझ कम पड़ेगा, कृषि कार्य में जो है कम जो है मानव श्रम लगेगा, तो और जो मानव श्रम है, जो शेष मानव श्रम बच जाते हैं कृषि कार्य के अलावा, वो क्या करेंगे, वो और काम करेंगे। कोई लोहार बनेगा, तो कोई जो है सुनार बनेगा, तो कोई और काम करेगा। ठीक है, कोई व्यापार करेगा। तो वो सारी चीजें होने के कारण जो है आर्थिक समृद्धि आई। आर्थिक समृद्धि आई। अब कृषि को करने के लिए मैदान है और लोहे की जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लोहा, तो लोहे से क्या हो रहा है, फाल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो हल चलेगा उसमें फल लगते हैं, तो पहले जो है तांबे के लगते थे या लकड़ी के होते थे या पत्थर के लगाए जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ लोहे के फल लग रहे हैं। लोहे के फल है, जिससे जुताई आसान हो जा रही है। जिससे जुताई आसान होती है, और जब जुताई गहरी होगी, आसान होगी, तो फसल की उत्पादकता तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसी से फसल समृद्धि हो रही है। फसल जो है आदि के फसल हो रहा है। आदि की फसल होने से जनता पे दबाव कम पड़ रहा है, मानव श्रम पे दबाव कम पड़ रहा है। शेष जो अतिरिक्त मानव श्रम है
वो दूसरी ओर जा रहे हैं। तो व्यापार में समृद्धि हो रही है, व्यापार में समृद्धि होने के कारण ये जो है ये आर्थिक समृद्धि हो रही है। व्यापार में समृद्धि हो रही है, ठीक। और अगर आगे और देखें कारण, और क्या कारण है? जंगल है, ठीक है। जंगल में जीव कौन से हैं? तो प्रचुर मात्रा में यहाँ हाथी की उपलब्धता है, प्रचुर मात्रा में हाथी की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में हाथी की उपलब्धता। जब ये हाथी की उपलब्धता है यहाँ पे, तो क्या होगा? जब ये रण क्षेत्र में जाएंगे क्षेत्र विस्तार करने के लिए, तो इनकी सेना मजबूत होगी। उन्हीं हाथी का उपयोग करके ये किले और दुर्ग को तोड़ेंगे और जीतेंगे। किले किले और दुर्ग को विजित करने में आसानी हुई। इसके कारण क्षेत्र विस्तार हुआ। इसके कारण क्षेत्र विस्तार। तो ये सारी चीजें आई। और भी अगर इसके अलावा, ये तो हो गए भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक महत्वपूर्ण कारण और है जो गौण रह जाता है, लेकिन उसे अगर गौण कर दिए तो ये सब सत्य, सब समाप्त है, इनकी फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कारण महत्वपूर्ण ना हो, जो अब मैं कारण बताने वाला हूं, वो कारण अगर सही ना हो, तो फिर जो है इनके रहने के बावजूद भी आप जो है साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है? तो यहाँ पे जो है एक से बढ़ के एक कुशल और योग्य महत्वाकांक्षी शासक आए। कुशल, योग्य और महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक एक के बाद एक आए। अगर ऊपर से ही हम देखते जाते हैं तो सबका नाम देखिए, सब आए, सबने कुछ ना कुछ जो है क्षेत्र विस्तार किया और मगध साम्राज्य को बढ़ाते चला गया। इनकी सीमाएं हमेशा बढ़ती रही, कभी कभी कम नहीं हुई। जहां तक बढ़ाया एक ने, उसको आगे दूसरे ने और आगे ले गए, दूसरे आए। तो अगर स्टार्ट करते हैं क्षेत्र विस्तार की, तो बिंबिसार से स्टार्ट होता है। सभी शासक को ले लीजिए, एक से एक महान शासक आए। बिंबिसार से लेकर के अगर मैं चलूं तो अशोक तक, बिंबिसार से लेकर के अशोक तक सभी शासक को देखें, कुछ शासकों को छोड़ दें, निकृष्ट शासकों को या अकुशल शासकों को, तो प्रतापी शासक हुए एक से बढ़ के एक। बिंबिसार हुए, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद जो है शिशुनाग आते हैं, शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक आते हैं, कालाशोक के बाद महापद्मनंद आते हैं, महापद्मनंद के बाद घनानंद आते हैं, घनानंद के बाद अशोक आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आएंगे, बिंदुसार के बाद अशोक आएंगे। ये जितने भी शासकों के मैंने नाम लिए, ये सभी ने कुछ ना कुछ विस्तार किया है, क्षेत्र विस्तार किया है, जिससे मगध की सीमाएं बढ़ती चली गई, मगध की सीमाएं बढ़ती चली गई। पूर्व में अगर देखा जाए तो ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल से लेकर के पश्चिम में कहां तक? कंधार तक, ठीक है। उत्तर में अगर देखते हैं तो हिमालय की तराई से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, ये मगध की सीमाएं हैं। इनका विस्तार हुआ इतना। और स्टार्ट कहां से हुआ था? बिहार में एक छोटे से महाजनपद मगध से, और वो विस्तार होते होते इतना विस्तारित साम्राज्य। महापद्मनंद ही एक ऐसे शासक हुए जिनको कहा जाता है संभवतः वह एक चक्रवर्ती सम्राट। क्यों चक्रवर्ती सम्राट थे? कि पूर्व पश्चिम
उत्तर तक तो सभी का विस्तार हो चुका था, सबने कर लिया। इन्होंने जो है दक्षिणी सीमा को लांघा और विंध्यन पर्वत को पार करके उत्तरी कर्नाटक तक अपनी सीमा को ले गए, इसलिए इन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा। तो ये चीजें थी। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको जो है एक बार अगर रिकॉल करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने शिशुनाग वंश पढ़ा, ठीक है। शिशुनाग में दो देखे, शिशुनाग, काकवर्ण, कालासो, ठीक है। उसके बाद नंद वंश पढ़ा, जिसमें महापद्मनंद को पढ़ा, फिर जो है धनानंद को पढ़ा। अब उसके बाद हमने मगध के उत्कर्ष के जो कारण थे उसको पढ़ा। अब हम लोग जो है अगले क्लास में मौर्य वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है आगे आगे धीरे धीरे करते बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। ओके।